हम सब अक्सर अपनी ज़िंदगी में दूसरों की चमक दमक देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं। हम अपनी छोटी छोटी कमियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल परफेक्ट है और उसकी लाइफ में कोई दुख ही नहीं है। लेकिन ये कहानी आपको एक बिल्कुल अलग आईना दिखाएगी। ये कहानी आपको बताएगी कि जिसे हम परफेक्ट समझ रहे हैं, शायद वो अंदर से उतना ही खोखला और अधूरा है। और जिसे हम अपनी कमी समझकर रोज रोते हैं, वो कमी किसी और के लिए बहुत बड़ी नेमत हो सकती है। ये कहानी है 11 साल की अनाथ बच्ची की, जिसके पास दुनिया की नज़रों में तो सिर्फ कमियां ही कमियां थी। ना माँ बाप का साया, ना धन दौलत और ना ही कोई अपना। लेकिन उसके पास नजरिए का एक ऐसा जादुई खेल था जिससे उसने एक आलीशान महल में रहने वाले पत्थर दिल करोड़पति की अधूरी जिंदगी को भी मुकम्मल कर दिया। पोलियाना एक 11 साल की बेहद मासूम और प्यारी लड़की है। उसके परिवार की हालत बहुत खराब थी। उसके पिताजी एक बहुत ही गरीब पुजारी थे। उनका काम एक छोटे से गांव के चर्च को संभालना था। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि घर में ढंग से 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए भी कपड़े मुश्किल से नसीब होते थे। पोलियाना की माँ की मौत तभी हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। इसलिए उसके पिताजी ही उसके सब कुछ थे, उसकी माँ, उसके दोस्त और उसके टीचर। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि पोलियाना के पास खेलने के लिए कोई खिलौना तक नहीं था। वो बाकी बच्चों को नए कपड़े पहनते और खिलौनों से खेलते देखती तो उसके मन में भी अरमान जागते। उनके घर में जो भी कपड़े या ज़रूरत का सामान आता था, वो शहर के अमीर लोगों के डोनेशन बॉक्स से आता था। लोग अपने पुराने कपड़े, किताबें या बचा कुचा सामान एक कमेटी को दान कर देते थे और वहां से वो सामान इन गरीब पुजारी के घर पहुंचता था। पोलियाना और उसके पिताजी महीनों तक उस डोनेशन बॉक्स का इंतजार करते थे कि शायद इस बार उनके काम की कोई अच्छी चीज मिल जाए। पोलियाना के दिल में एक बहुत पुरानी और गहरी ख्वाहिश थी। वो हर रात सोते वक्त भगवान से प्रार्थना करती थी कि इस बार डोनेशन के डिब्बे में उसके लिए एक गुड़िया आ जाए, एक डॉल आ जाए। आप सोचिए, 11 साल की बच्ची जिसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, वो एक गुड़िया के सपने देख रही है। वो सोचती थी कि जब गुड़िया आएगी तो वो उसे नए कपड़े पहनाएगी, उसके बाल बनाएगी और उससे अपनी सारी बातें शेयर करेगी। वो गांव के अमीर बच्चों की गुड़ियों को दूर से देखकर तरसती थी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, इस बार जो अमीर लोगों का डिब्बा आने वाला है, क्या उसमें कोई पुरानी गुड़िया होगी? मुझे नए खिलौने नहीं चाहिए, बस एक ऐसी गुड़िया मिल जाए। उसके पिताजी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं भगवान से दुआ करूंगा कि इस बार तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एक लकड़ी का बॉक्स उनके आंगन में लाकर रख दिया गया। पोलियाना की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कूदती हुई उस बॉक्स के पास पहुंची। बॉक्स काफी भारी था और ऊपर से अच्छे से बंद था। उसके पिताजी ने एक हथौड़ा लिया और धीरे धीरे बॉक्स को खोलना शुरू किया। पोलियाना अपनी दोनों हथेलियों को गाल पर रखकर आंखें फाड़े बस उस बॉक्स के खुलने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बॉक्स का ढक्कन खुला, अंदर से पुराने कपड़ों और पुरानी किताबों की एक अजीब सी महक आई। पिताजी ने एक एक करके सामान निकालना शुरू किया। पहले कुछ पुराने गरम कोट निकले, फिर थोड़ी पुरानी किताबें निकली जो चर्च के काम की थी, फिर घर के कुछ बर्तन निकले। पोलियाना का दिल तेजी से धड़क रहा था। बॉक्स लगभग आधा खाली हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई गुड़िया नहीं दिखी थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कम होने लगी। वो अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रही थी। आखिर में बॉक्स के बिल्कुल नीचे एक लंबी सी चीज अखबार में लपेटी हुई रखी थी। पोलियाना चिल्ला उठी कि पापा, वो देखो, नीचे कुछ है। शायद मेरी गुड़िया को उन्होंने पेपर में लपेट कर रखा है ताकि वो टूट ना जाए। पिताजी ने मुस्कुराकर उस लंबी चीज को बाहर निकाला। उन्होंने जैसे ही अखबार को हटाया, वहां जो चीज निकली उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। वो कोई गुड़िया नहीं थी, वो लकड़ी की बनी हुई बच्चों वाली बैसाखियां थी, जो लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब उनका पैर टूट जाता है या उन्हें लकवा मार जाता है। असल में हुआ ये था कि शहर के किसी अमीर परिवार का बच्चा ठीक हो गया था, तो उन्होंने वो पुरानी बैसाखियां डोनेशन बॉक्स में डाल दी थी। उन्हें लगा कि किसी गरीब लाचार बच्चे के काम आ जाएंगी। बैसाखियों को देखकर पोलियाना के आंख से आंसू बहने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और अपने चेहरे दोनों हाथों से छुपाकर रोने लगी। वो सिसकियां लेते हुए बोली, पापा, मैंने तो गुड़िया मांगी थी, इन्होंने मुझे ये क्या भेज दिया? मुझे इन लकड़ी के डंडों का क्या करना है? क्या भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि वो अपनी बेटी की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सके।
उन्होंने बैसाखियों को एक तरफ रखा और ज़मीन पर पोलियाना के पास बैठ गए। उन्होंने पोलियाना को गले से लगाया और उसके आंसू पूछे और कहा कि पोलियाना, रोना बंद करो बेटा, ये बैसाखियाँ बुरी नहीं है। पोलियाना ने रोते हुए कहा, पर पापा, इनका मैं क्या करूँगी? इनसे तो मैं खेल भी नहीं सकती, मुझे अपनी गुड़िया चाहिए थी। पिताजी ने कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाता हूँ। इस खेल का नाम है द ग्लैड गेम, खुशी का खेल। पोलियाना ने पूछा, खुशी का खेल? ये कैसा खेल है पापा? क्या हम इसे इन बैसाखियों के साथ खेल सकते हैं? पिताजी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बिल्कुल, इस खेल का नियम बहुत सीधा है। जिंदगी में जब भी हमारे साथ कुछ बुरा हो या हमें वो ना मिले जो हम चाहते हैं, तो हमें बैठकर रोना नहीं है, हमें उस बुरी सिचुएशन में भी कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढनी है जिसके लिए हम खुश हो सकें, जिसके लिए हम भगवान को थैंक यू कह सकें। पोलियाना हैरान थी। उसने पूछा, पर पापा, इस गंदे से बॉक्स और इन लकड़ी की बैसाखियों में खुश होने वाली कौन सी बात है? इसमें तो बस दुख ही दुख है। उसके पिताजी बोले, बेटा, हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि हमारे पास सही सलामत मजबूत पैर हैं और हमें इन बैसाखियों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पिताजी की ये बात सुनते ही पोलियाना के दिमाग में जैसे एक रोशनी सी जगी। उसने रोना बंद कर दिया। उसने अपने पैरों की तरफ देखा, फिर उन बैसाखियों की तरफ देखा। उसने सोचा कि अगर मेरे पैर खराब होते तो मुझे पूरी जिंदगी इन लकड़ी के डंडों के सहारे चलना पड़ता। मैं कभी दौड़ नहीं पाती, कभी दोस्तों के साथ खेल नहीं पाती, लेकिन भगवान ने मुझे दो बिल्कुल सही सलामत पैर दिए हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहरी मुस्कान आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और उछलकर खड़ी हो गई और बोली, पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कितनी पागल हूँ जो रो रही थी। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं और मैं बिना किसी सहारे के दौड़ सकती हूँ। थैंक यू पापा, मुझे ये खेल सिखाने के लिए। उस दिन के बाद से पोलियाना ने इस खेल को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नियम बना लिया। उसके बाद उसकी लाइफ में जितने भी दुख आए, जितनी भी मुश्किलें आईं, वो हर बार इस ग्लैड गेम को खेलती और दुख को खुशी में बदल देती। बैसाखियों वाले किस्से के कुछ ही दिन बाद पोलियाना की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आता है। उसके प्यारे पापा, जो उसके सब कुछ थे, अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले जाते। अब पोलियाना इस दुनिया में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो जाती है। गांव वालों को पता चलता है कि दूर शहर में इसकी सगी मौसी रहती है, तो उसे उनके पास रहने के लिए भेज दिया जाता है। उनका नाम है आंट पोली। आंट पोली उस शहर की सबसे अमीर औरत थी। उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला, बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन वो दिल की बेहद सख्त और खड़ूस थी। उन्होंने पोलियाना को अपने पास तो बुला लिया, लेकिन प्यार की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने के लिए। पोलियाना बहुत सारी उम्मीदें लेकर अपनी मौसी के बड़े से बंगले में पहुंचती है। वो सोचती है कि उसकी मौसी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी, लेकिन मौसी का बर्ताव पहले ही दिन बहुत रूखा होता है। इतने बड़े बंगले में बहुत सारे अच्छे और आलीशान कमरे खाली पड़े थे, लेकिन मौसी अपनी नौकरानी से कहती है कि पोलियाना का सामान सबसे ऊपर एटिक में रख दो। एटिक छत के नीचे बना एक छोटा और कबाड़ जैसे कमरा था। वो कमरा बहुत ही छोटा था। छत के ठीक नीचे होने की वजह से वो गर्मियों में तंदूर की तरह तपता था। उस कमरे में ना तो कोई पर्दा था, ना दीवार, ना कोई सुंदर तस्वीर और ना ही कोई आईना था। वहाँ सिर्फ एक पुरानी टेबल, एक कुर्सी और एक छोटा सा बेड रखा हुआ था। मौसी चाहती थी कि पोलियाना चुपचाप एक कोने में पड़ी रहे। नौकरानी नैन्सी को अपनी मालकिन पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये कमरा देखकर बच्ची रोने लगेगी। जब नैन्सी पोलियाना को लेकर उस गर्म और खाली कमरे में पहुंचती है, तो पोलियाना एक पल के लिए उदास हो जाती है। कमरे की खाली दीवारें और गर्मी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने पापा की बहुत याद आती है। नैन्सी भी उसे देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना बेटा, मैं मालकिन के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन तभी पोलियाना को अपने पापा की सिखाई बात याद आती है, द ग्लैड गेम, यानी हर बुरी बात में भी कुछ अच्छा ढूंढना। पोलियाना तुरंत अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराकर नैन्सी से कहती है, नैन्सी तुम उदास मत हो, ये कमरा तो बहुत ही बढ़िया है। नैन्सी हैरान होकर पूछती है कि इस तपती हुई कोठरी में तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। पोलियाना हंसते हुए कहती है, नैन्सी देखो, इस कमरे की दीवार पर कोई पेंटिंग नहीं लगी है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर दीवार पर कोई तस्वीर होती तो मैं सिर्फ उसी को देखती रहती, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए मेरा पूरा ध्यान इस खिड़की पर जाएगा। ऐसा कहकर पोलियाना दौड़कर खिड़की खोल देती है। बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर था।
बड़े बड़े पेड़, नीला आसमान और दूर बहती हुई एक नदी दिख रही थी। वो बोली, देखो इस खिड़की से भगवान का बनाया जो नज़ारा दिखता है वो दुनिया की किसी भी महंगी पेंटिंग से ज़्यादा सुंदर है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये कमरा मिला। फिर उसने पुरानी टेबल को देखा और बोली, और देखो यहाँ कोई शीशा भी नहीं है, और इसके लिए भी मैं खुश हूँ क्योंकि अब मुझे अपने चेहरे के ये भूरे दाग धब्बे देखकर उदास नहीं होना पड़ेगा। नैन्सी पोलियाना की बात सुनकर दंग रह जाती है। जिस कमरे को मौसी ने सजा की तरह दिया था, पोलियाना ने अपने नज़रिए से उसे एक सुंदर जगह बना दिया। रात को जब खाने का समय हुआ तो मौसी ने सोचा कि वो लड़की कमरे को देखकर रो रही होगी, लेकिन जब पोलियाना नीचे आई तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने दौड़कर अपनी सख्त मौसी को गले लगा लिया। मौसी बिल्कुल सहम गई क्योंकि आज तक उन्हें किसी ने इस तरह प्यार से गले नहीं लगाया था। पोलियाना ने खुश होकर कहा कि मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वो कमरा देने के लिए। वो बहुत अच्छा है, वहाँ खिड़की से रात को सीधे तारे दिखाई देते हैं। मौसी के पास पोलियाना की इस मासूमियत का कोई जवाब नहीं था। उनका गुस्सा और घमंड पोलियाना की खुशी के सामने पहली ही बार में फीका पड़ गया था। अपनी मौसी के घर आए हुए पोलियाना को कुछ हफ्ते हो चुके थे। वो धीरे धीरे उस नए शहर के लोगों को जानने और उनसे घुलने मिलने लगी थी। पूरे गांव में एक ऐसी महिला थी जिससे हर कोई दूर भागता था। उसका नाम था मिसेस स्नो। मिसेस स्नो एक बहुत ही बीमार, लाचार और बूढ़ी महिला थी जो हमेशा एक अंधेरे कमरे में बिस्तर पर लेटी रहती थी। उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बीमारी उनका शरीर नहीं बल्कि उनका दिमाग था। वो पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करती रहती थी। अगर कोई उनके कमरे के पर्दे खोलता तो वो कहती कि तुम मेरी आंखों को अंधा करना चाहते हो। अगर कोई पर्दे बंद करता तो वो कहती कि तुम मुझे इस अंधेरे में मारना चाहते हो। अगर कोई उनके लिए सुबह खाना लेकर आता तो वो कहती, मुझे सुबह नहीं शाम को खाना चाहिए था। उसकी देखभाल करने वाली उनकी बेटी और उनके आसपास के लोग उनके इस रवैये से बुरी तरह तंग आ चुके थे। कोई भी उनके कमरे में जाना नहीं चाहता था। एक दिन आंट पोली ने पोलियाना को एक डिब्बे में थोड़ा सा सूप दिया और कहा कि जाओ, ये ले जाकर मिसेस स्नो को दे आओ। पोलियाना बहुत खुश हुई और दौड़ते हुए उनके घर पहुंच गई। जैसे ही पोलियाना ने उनके अंधेरे और उदास कमरे में कदम रखा, मिसेस स्नो ने हमेशा की तरह चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या लाई हो? मुझे आज सूप नहीं पीना, मेरा मन तो आज कुछ और खाने का था। तुम लोग हमेशा वही लाते हो जो मुझे नहीं चाहिए। पोलियाना ने बुरा मानने के बजाय मुस्कुराकर उनके कमरे के सारे भारी पर्दे एक एक करके खोल दिए, जिससे कमरे में चमकदार धूप आ गई। वो मिसेस स्नो के बिस्तर के बिल्कुल पास बैठ गई और बोली कि मेरा नाम पोलियाना है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपका मन आज सूप पीने का नहीं था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम पागल हो क्या? मैं बीमार हूँ, मुझे वो नहीं मिला जो मैं खाना चाहती थी और तुम कह रही हो कि तुम खुश हो। पोलियाना ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि जब आपका मन सूप पीने का नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत तेज भूख नहीं लगी है, और जब भूख कम होती है तो थोड़ा सा सूप पीना सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए हम एक खेल खेलते हैं, द ग्लैड गेम, खुशी का खेल। मिसेस स्नो ने मुंह बनाकर कहा, कैसा खेल? मेरी जिंदगी में खुश होने जैसा कुछ नहीं है। मेरे पैर खराब हैं, मैं इस बिस्तर से हिल नहीं सकती। भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। पोलियाना ने उनका हाथ अपने छोटे हाथों में लिया और कहा कि मौसी, आपके पैर खराब है मैं समझती हूँ, लेकिन आप इस बात के लिए खुश क्यों नहीं होती कि आपके दोनों हाथ और आपका दिमाग बिल्कुल सही सलामत हैं। पोलियाना ने आगे कहा कि बक्से में रखे उन धागों को देखिए, आपके हाथ तो बिल्कुल ठीक हैं। आप इस बिस्तर पर लेटे लेटे भी कितनी सुंदर बुनाई कर सकती हैं, बच्चों के लिए मोजे और शॉल बना सकती हैं। और सोचिए, अगर आपके पैरों के साथ साथ आपके हाथ भी खराब होते तब कितना बुरा होता। भगवान ने आपके हाथ तो सही सलामत छोड़े हैं। ये बात सुनते ही मिसेस स्नो बिल्कुल खामोश हो गई। पिछले कई सालों में उन्होंने सिर्फ अपने उन पैरों को देखा था जो काम नहीं करते थे। उन्होंने कभी अपने उन हाथों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था जो बिल्कुल ठीक थे और जिनसे वो बहुत कुछ कर सकती थी। पोलियाना की इस बात ने उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उस दिन के बाद से पोलियाना रोज उनसे मिलने आने लगी। वो उनके बिखरे हुए बालों को संवारती, उनकी खिड़की के पास सुंदर फूल रखती और हर बार उन्हें उन चीज़ों की याद दिलाती जो उनके पास थी। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मिसेस स्नो का चिड़चिड़ापन और रोना पूरी तरह खत्म हो गया। उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे ही रंग बिरंगे धागों से बुनाई करना शुरू कर दिया।
अब जब भी कोई उनसे मिलने आता तो वो शिकायत नहीं करती थी, बल्कि मुस्कुराकर बात करती थी। पूरे गांव के लोग हैरान थे कि जिस औरत को आज तक कोई खुश नहीं कर पाया, उस 11 साल की बच्ची ने अपने खुशी के खेल से उनकी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए थे। ये घटना हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को देखकर रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम अपना नज़रिया बदलें और उन चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें जो हमारे पास हैं, तो हम किसी भी हाल में खुश रह सकते हैं। जब पोलियाना ने मिसिस स्नो जैसी चिड़चिड़ी और निराश महिला की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए, तो पूरे शहर में उसके खुशी के खेल की चर्चा होने लगी। लेकिन अभी पोलियाना के सामने इस शहर की सबसे बड़ी चुनौती बाकी थी। वो चुनौती थे मिस्टर जॉन। जॉन इस छोटे से शहर के सबसे अमीर और रसूखदार व्यक्ति थे। शहर के कोने पर एक पहाड़ी के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा आलीशान महल जैसा बंगला था। उनके पास इतनी धन दौलत थी कि वो जो चाहे खरीद सकते थे, लेकिन उस विशाल महल में वे बिल्कुल अकेले रहते थे। उनके घर में ना तो कोई रिश्तेदार आता था और ना ही कोई उनका दोस्त था। जॉन का स्वभाव बेहद रहस्यमयी, रूखा और डरावना था। वे जब भी शहर की सड़कों से गुजरते तो हमेशा अपने कोट का कॉलर ऊपर किए और चेहरे पर एक गहरी उदासी और गुस्सा लिए चलते थे। वे ना तो कभी किसी की तरफ देखकर मुस्कुराते थे, न किसी को नमस्ते कहते थे और ना ही किसी राहगीर से बात करना पसंद करते थे। अगर कोई मासूम बच्चा भूल से उनकी हवेली के बगीचे में चला जाता तो वो उसे डांट कर भगा देते थे। पूरे शहर के लोग उनसे बात करने से कतराते थे। एक दोपहर के समय पोलियाना हमेशा की तरह जंगल के रास्ते पेड़ों और तितलियों से बातें करते हुए घूम रही थी। तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब उसने झाड़ियों को हटाकर देखा तो वो दंग रह गई। वहां जमीन पर जॉन गिरे हुए थे। दरअसल जंगल में टहलते समय उनका पैर फिसल गया, जिससे उनके सीधे पैर की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। जॉन ने जब उस छोटी सी बच्ची को देखा तो अपने स्वभाव के मुताबिक चिल्लाकर कहा कि यहाँ क्या देख रही हो लड़की, जाओ यहाँ से, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। लेकिन पोलियाना घबराई नहीं। उसने अपने पापा से सीखा था कि मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। वो तुरंत जॉन साहब के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला और उनके माथे का पसीना पोंछा। फिर उसने अपनी फ्रॉक को थोड़ा सा फाड़कर उनके टूटे हुए पैर पर धीरे से बांध दिया ताकि खून रुक सके और पैर ज्यादा ना हिले। पोलियाना ने कहा कि अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप यहीं लेटिए, मैं अभी दौड़कर गांव से डॉक्टर साहब और कुछ लोगों को लेकर आती हूँ। जॉन दर्द में थे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप लेटे रहे। पोलियाना हिरनी की तरह दौड़ती हुई गांव गई और डॉक्टर को लेकर वापस आई। डॉक्टर और गांव के कुछ मजबूत आदमियों ने मिलकर जॉन को उठाया और उनकी बड़ी सी हवेली में पहुंचाया। डॉक्टर ने जॉन के पैर पर एक भारी प्लास्टर चढ़ा दिया और सख्त हिदायत दी कि उन्हें कम से कम 2 से 3 महीने तक पूरी तरह बेड रेस्ट करना होगा। वे अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकते थे। फिर अगले दिन उनकी हवेली के उस भारी ऊंचे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खुला और हाथ में सुंदर फूल लिए, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाए पोलियाना कमरे के अंदर आई। जॉन ने जैसे ही उसे देखा, उनका पारा चढ़ गया। वे कड़क आवाज में बोले, तुम फिर यहाँ आ गई? मैंने कहा था ना, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। अपने ये फूल उठाओ और तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। पोलियाना ने बुरा नहीं माना। वो धीरे धीरे उनके बिस्तर के पास गई, फूलों को एक पुराने गुलदस्ते में सजाकर टेबल पर रखा और उनके सिरहाने बैठ गई। उसने हंसते हुए कहा, अंकल, मैं यहाँ आप पर तरस खाने या दया करने बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं तो बस आपके साथ अपना सबसे पसंदीदा खेल खेलने आई हूँ, द ग्लैड गेम। जॉन ने गुस्से में कहा, खुशी का खेल? तुम पागल हो चुकी हो लड़की, इस भयानक स्थिति में तुम्हें क्या खुशी दिखाई दे रही है? पोलियाना ने कहा, अंकल, जरा इस सुंदर और बड़े घर को देखिए। आपके पास इतना आरामदायक बिस्तर है, आपके पास नौकर हैं जो आपको समय पर खाना और दवा दे रहे हैं। जरा उन गरीब और बेघर लोगों के बारे में सोचिए जिनका जब पैर टूटता है तो उनके पास ना तो रहने के लिए छत होती है, न दवा के पैसे और ना ही कोई खाना देने वाला होता है। भगवान ने आपको इतनी सुख सुविधाएं दी हैं, तो क्या आपको इस बात के लिए खुश नहीं होना चाहिए? पोलियाना की ये बातें सुनकर जॉन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो फटी आंखों से उस 11 साल की बच्ची को देखते रह गए। जिस स्थिति को वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप मान रहे थे, उस बच्ची ने अपने तार्किक और मासूम बातों से उसे एक वरदान साबित कर दिया था। उनके भीतर सालों से जमा बर्फ की दीवार में पहली बार एक छोटी सी दरार पड़ गई थी।
उस दिन के बाद से पोलियाना का ये रोज का नियम बन गया। वो रोज स्कूल के बाद दौड़ती हुई जॉन की हवेली पहुंचती। वो उनके लिए ताज़े फल लाती, उन्हें स्कूल की मज़ेदार कहानियां सुनाती और जब वे बोर होते तो उन्हें किताबें पढ़कर सुनाती। अब वे रोज घड़ी देखकर पोलियाना के आने का इंतजार करने लगे। जो इंसान कभी मुस्कुराता नहीं था वो अब पोलियाना के आते ही खिलखिला उठता था। एक दोपहर पोलियाना स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर की तरफ लौट रही थी। वो सड़क पार करने ही वाली थी कि अचानक मोड़ से एक बहुत तेज रफ्तार मोटर कार ने पोलियाना को टक्कर मार दी। पोलियाना हवा में उछलकर सड़क के किनारे पड़े पत्थरों पर जा गिरी। उसके सिर और पीठ पर बहुत गंभीर चोटें आईं और वो वहीं पर खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई। आसपास के लोग चिल्लाते हुए दौड़े। कार का ड्राइवर घबराकर भाग गया। शहर के कुछ लोग तुरंत पोलियाना को हाथों में उठाकर दौड़ते हुए उसकी मौसी के बंगले की तरफ भागे। जब बंगले के दरवाजा खुला और लोगों ने पोलियाना की लहूलुहान देह को अंदर लाकर सोफे पर लिटाया तो मौसी का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। जो मौसी हमेशा शांत, कठोर और बिना भावनाओं के रहती थी, आज अपनी 11 साल की भांजी को मरने जैसी हालत में देखकर चीख पड़ी। मौसी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और पोलियाना का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने चिल्लाकर नौकरानी से कहा कि नैन्सी जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। नैन्सी रोते हुए डॉक्टर को बुलाने भागी। डॉक्टर ने आकर पोलियाना को पट्टी बांधी, दवाइयां दी। कई दिनों तक पोलियाना को होश नहीं आया। पूरे बंगले में ऐसा सन्नाटा पसर गया जैसे वहां कोई लाश रखी हो। मौसी ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था और ना ही अपनी आंखें मूंदी थी। वो बस पोलियाना के सिराने बैठकर रोती रहती। उन्हें समझ आ गया था कि ये छोटी सी बच्ची अब उनके जीने का एकमात्र सहारा बन चुकी थी। लगभग एक हफ्ते बाद पोलियाना ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने आसपास मौसी और नैन्सी को रोते हुए देखा तो उसने कहा कि मौसी, मैं ठीक हूँ, आप रोइए मत। पोलियाना ने बिस्तर से उठकर बैठने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। उसने अपनी चादर हटाकर अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की पर उसके पैर पत्थर की तरह सुन्न थे। वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रही थी। उसने डरकर नैन्सी से कहा, नैन्सी, मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे नीचे पैर ही नहीं है। डॉक्टर ने आंट पोली को बताया, मुझे माफ कर दीजिए, कार की टक्कर सीधे पोलियाना की रीढ़ की हड्डी पर लगी है। चोट इतनी गहरी लगी है कि उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुका है। अब चिकित्सा विभाग में ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे वो दोबारा चल सके। वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बिस्तर पर लेटकर बिताएगी। जब पोलियाना को इस बात का पता चला कि वह अब कभी दौड़ नहीं पाएगी, कभी पेड़ों पर नहीं चढ़ पाएगी और कभी खिड़की से कूदकर बगीचे में नहीं जा पाएगी, तो उसका हौसला पूरी तरह टूट गया। जो लड़की पूरे शहर को हंसना सिखाती थी, आज वे तकिए में मुंह छुपाकर दिन रात रोने लगी। एक दिन जब नैन्सी उसके लिए सूप लेकर आई तो पोलियाना ने रोते हुए कहा, नैन्सी, इसे ले जाओ, मुझसे अब और नाटक नहीं होता। मेरे पापा ने मुझे द ग्लैड गेम सिखाया था। उन्होंने कहा था कि हर बुरी चीज में कुछ अच्छा ढूंढो। लेकिन तुम ही बताओ नैन्सी, इस बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़े रहने में मैं क्या खुशी ढूंढूं? क्या इस बात के लिए खुश हो जाऊं कि मैं अब कभी चल नहीं सकती? भगवान ने मुझसे मेरा खेल खेलने की ताकत ही छीन ली। मैं हार गई नैन्सी। नैन्सी रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। पूरे घर में दुख का काला बादल छा गया। आंट पोली से अपनी बच्ची का ये रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पोलियाना के एक्सीडेंट की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। जो शहर पहले सूखा और बेजान था, आज वह पोलियाना के दर्द में तड़प उठा। लोगों को लगा कि जिसने हमारी जिंदगी बदली, आज वह खुद अंधेरे में है। अगले ही दिन से आंट पोली के बंगले के बाहर लोगों का तांता लग गया। गरीब, अमीर, बूढ़े, बच्चे सब वहां जमा हो गए। वे सीधे पोलियाना के कमरे में नहीं जा सकते थे, इसलिए वे आंट पोली से मिलकर अपने संदेश भेजने लगे। मिसेस स्नो ने कहा, आंट पोली, पोलियाना से कह देना कि उसकी वजह से आज मैं बाहर धूप में आई हूँ। उसके पैर खराब हैं तो क्या हुआ, मेरे हाथ तो ठीक हैं। मैं रोज उसके पास आऊंगी और अपने हाथों से उसके बाल संवारूंगी। जॉन ने कहा कि मैं पोलियाना का इलाज दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। कोई मोची आया जिसने कहा कि पोलियाना की मुस्कान देखकर उसने चोरी करना छोड़ दिया। कोई बूढ़ी औरत आई जिसने कहा कि पोलियाना की वजह से उसने अपनी बहू को माफ कर दिया। आंट पोली रोज शाम को पोलियाना के बिस्तर के पास बैठती और उसे शहर के लोगों की बातें सुनाती। मौसी ने रोते हुए पोलियाना का हाथ चूमा और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहती हो ना कि तुम खेल हार गई, जरा खिड़की से बाहर देखो, पूरा शहर तुम्हारे लिए रो रहा है। तुमने जिन लोगों की मदद की थी, आज वो सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुमने इस पूरे शहर को एक परिवार बना दिया है।
जब पोलियाना ने सुना कि उसके खुशी के खेल ने सचमुच पूरे शहर को बदल दिया और आज उसकी मुसीबत में पूरा शहर उसका परिवार बन चुका है, तो उसके भीतर एक बार फिर से जीने की इच्छा जाग गई। उसकी आंखों के आंसू गायब हो गए और चेहरे पर वही पुरानी जादुई मुस्कान वापस आ गई। उसने मौसी को गले लगाया और बोली, मौसी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि कम से कम मेरा एक्सीडेंट होने से पहले मेरे पैर ठीक थे और भगवान ने मुझे इतना समय दिया कि मैं इस पूरे शहर को खुश रहना सिखा सकी। अगर मेरा पैर बचपन में ही खराब हो जाता तो मैं कभी किसी के काम नहीं आ पाती। भांजी की ये बात सुनकर आंट पोली का दिल पूरी तरह पिघल गया। उन्होंने कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ ये खेल खेलूंगी और हम मिलकर इस दुख को हराएंगे। फिर जॉन ने एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम अगर पोलियाना को विदेश के एक बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे तो वहां के ऑपरेशन से इसके पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। मौसी तुरंत तैयार हो गई। पोलियाना को विदेश के अस्पताल ले जाया गया। वहां महीनों तक उसका इलाज चला। उसकी कई थेरेपी हुई। पूरा शहर यहाँ बैठकर रोज चर्च में उसके लिए मोमबत्तियां जलाता था। करीब 10 महीने बाद नैन्सी के हाथों में डाकिये ने एक चिट्ठी थमाई। वो चिट्ठी अस्पताल से पोलियाना ने खुद लिखी थी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी नैन्सी और मेरे प्यारे शहरवासियों, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज सुबह डॉक्टरों ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और जानते हो क्या, मैंने बैसाखियों के बिना अपने खुद के पैरों पर पूरे कमरे में 6 कदम चलकर दिखाए। डॉक्टरों का कहना है कि मैं बहुत जल्द पूरी तरह ठीक होकर दौड़ने लगूंगी। मैं अपनी मौसी के साथ बहुत जल्द दौड़ते हुए आप सबके पास वापस आ रही हूँ अपना खेल खेलने। चिट्ठी समाप्त होते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से रोने लगे। चर्च के घंटे बजाए गए और आसमान आतिशबाजी से गूंज उठा। जिस लड़की ने सबको जीना सिखाया था, आज जिंदगी ने उसे दोबारा उसके पैर लौटा दिए थे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर करना।